नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। कर्ज एक ऐसा शब्द है जो किसी व्यक्ति के रातों की नींद उड़ा सकती है। जी हाँ, किसी व्यक्ति के मानसिक तनाव का ये सबसे बड़ा कारण होता है कर्ज। और इसी जो मानसिक प्रताड़ना है या फिर हम कहें इस तरह के जो संघर्ष एक व्यक्ति करता है कर्ज को लेकर के, इसी तरह के उद्देश्य को लेकर के हमारे साथ मौजूद है कर्ज मुक्ति अभियान से जुड़े एक खास मेहमान, जिनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये है हमारे साथ रजत सिंह भारती, जो कि छत्तीसगढ़ अभियान प्रभारी है और अभी हाल ही में कर्ज मुक्ति अभियान से ये जुड़े हुए हैं। और कर्ज मुक्ति अभियान के बारे में हम आज इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह के ये जो कर्ज मुक्ति अभियान का जो उद्देश्य है वो क्या है सर। जी ये अभियान का नाम है कर्ज मुक्त भारत अभियान। कर्ज मुक्त भारत अभियान पूरे भारत देश में चलाया जा रहा है और मेरे गुरु हैं श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी, इनके द्वारा ये अभियान को चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हर भारतीय नागरिक का एक रुपए का कर्जा माफ़ कराया जाए, क्योंकि सरकार ने जब से जीएसटी लाया, सरकार ने नोटबंदी करी, इस समय काफ़ी व्यापार धंधे जो है वो कम हो रहे थे, ख़त्म नहीं किए गए थे। लेकिन जब अचानक से सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया विदाउट प्लानिंग के, उससे काफ़ी लोगों के व्यापार धंधे पर इम्पैक्ट पड़ा और वो इम्पैक्ट आज भी दिख रहा है। जो व्यक्ति लॉकडाउन के पहले 1-1.5 लाख रुपए महीना तक कमा ले रहा था, आज वो व्यक्ति कहीं ना कहीं 10 से 15,000 20,000 रुपए तक के लिए सीमित हो चुका है। अब उसका ये जो गैप है, जो 1.5 लाख रुपए महीना कमा रहा था और जो 15,000 रुपए महीना कमा रहा था, इस इनकम के गैप को अब फुलफिल नहीं किया जा सकता। जिस व्यक्ति के ऊपर कर्जा आज है, वो कर्जा दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने जब कर्जा लिया था उस समय उसकी सैलरी थी 1-1.5 लाख रुपए महीना, इसलिए उसने ईएमआई सेट करी थी 50,000 रुपए महीना दे पाएगा। लेकिन आज कंडीशन ये है कि 10 से 15,000 रुपए कमा पा रहा है, तो 50,000 रुपए कहाँ से दे पाएगा? ये तो जीवन भर में अब फुलफिल नहीं किया जा सकता इस गैप को। और इसलिए लगातार कर्जे का जो रेशियो है, जो कर्जा है, वो उन पर आर्थिक बोझ बढ़ता चला जा रहा है और इनकम जो है, महंगाई भी बढ़ रही है और इनकम जो है इनका कम होता चला जा रहा है, सेविंग जो है खत्म होती जा रही है लगभग। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हर एक भारतीय नागरिक का 1-1 रुपए का कर्जा केंद्र सरकार माफ करे, क्योंकि केंद्र सरकार ने ऐसा पहले भी किया है। किसानों का भी कर्जा माफ किया है, केंद्र सरकार ने बड़े बड़े उद्योगपतियों का भी कर्जा माफ किया है। केंद्र सरकार जब पिछले 5 साल में 10,09,511 करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर सकती है बड़े बड़े उद्योगपतियों का, तो आम जनता का क्यों नहीं? और इस देश में किसानों का भी तो हुआ है, तो आम जनता क्यों पीछे छूटे? क्योंकि इम्पैक्ट तो आम जनता के ऊपर पड़ा है, छोटे छोटे व्यापारियों के ऊपर पड़ा है, मध्यम वर्गीय लोगों के ऊपर पड़ा है। आज बहुत सारे लोग मेंटल टॉर्चर किए जा रहे हैं, सुसाइड की स्थिति में चले गए हैं। इन सबसे बचाने की जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार की बनती है। तो केंद्र सरकार एक्शन ले इस पर और सभी के कर्जे को माफ करे, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। जी, कब लगा आपको ऐसा कि इस तरह के अभियान आपको करने चाहिए? जी मैं पहले बात तो मैं बता दूं कि ये अभियान मेरे गुरु श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी के द्वारा चलाया जा रहा है और उन्होंने ये देखा कि समाज में जो लोग हैं, 3500 रुपए के लिए एक परिवार ने सामूहिक रूप से सुसाइड कर लिया। बताइए 3500 रुपए आज के डेट में क्या होता है? 1,000 करोड़ से ज्यादा जो व्यापारी वर्ग थे, एक रेडिसन ब्लू के जो मालिक थे, उन्होंने भी सुसाइड कर लिया। और लगातार व्यापारी जो हैं भारत देश में सुसाइड करते चले जा रहे हैं। तो मेरे गुरु एक पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं और बिजनेस ट्रेनर भी हैं। वो बिजनेस की ट्रेनिंग भी देते हैं और पॉलिटिकल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। तो उन्होंने देखा कि जो भारत देश की जो आर्थिक जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो व्यापारी वर्ग होता है। तो व्यापारी वर्ग धीरे धीरे सुसाइड करता चला जाएगा, तो देश की आर्थिक गतिविधि तो कम होते चले जाएगी, रुक जाएगी। तो इसलिए उन्होंने इस अभियान की शुरुआत करी और इस अभियान से लाखों लोगों को जोड़ा और पूरे भारत देश में इस अभियान को चलाया जा रहा है। जैसा मैं छत्तीसगढ़ प्रभारी हूँ, वैसे ही हर राज्य में अलग अलग प्रभारी इस प्रकार से काम कर रहे हैं। और लगातार जो लोग मेंटल टॉर्चर किए जा रहे हैं, उन तक वो लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक के माध्यम से करते हैं जनरली, यूट्यूब के माध्यम से, क्योंकि जनरली हम लोग सोशल साइट्स पर एक्टिव हैं। और इसलिए अभी तक 1 लाख से ज्यादा लोगों ने अभी तक फॉर्म भी भर दिया है। तो इस प्रकार से अभियान को चलाया जा रहा है। जी, आपने बताया कि आप एक सोशल मीडिया के माध्यम से इन सारे लोगों को जोड़ पा रहे हैं। आपने बताया 1 लाख करीबन लोग आपसे जुड़ चुके हैं।
क्या सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से या फिर ऑफलाइन के माध्यम से भी लोग आपसे जुड़ सकते हैं? जी देखिए, इसमें दो प्रकार की चीज है। जब से हमने इसकी शुरुआत करी थी तो हम फेसबुक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ही थे। तो हमने इसकी जब शुरुआत करी थी तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही हम संपर्क कर पा रहे थे, लोग हमसे जुड़ पा रहे थे। ऑनलाइन फॉर्म है हमारा कर्ज मुक्त भारत अभियान का, कर्जा मुक्ति का फॉर्म बोला जाता है इसको। वो फॉर्म लोग ऑनलाइन भरते थे। लेकिन आज हमने देखा कि ग्राउंड लेवल पर लोगों को जब काम करते हुए हम देखते हैं लोग, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग अनपढ़ हैं, जिनको व्हाट्सएप भी चलाना नहीं आता। आज ऐसे भी लोग हैं जो लोग सोशल मीडिया को जानते तक नहीं, फेसबुक क्या होता है, इंस्टाग्राम क्या होता है, ट्विटर क्या होता है। बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, नहीं बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, वो लोग के पास कीपैड मोबाइल होता है। तो वो लोग फॉर्म कैसे भरें? तो इसका सॉल्यूशन निकाला हमारे संस्था के जो मेरे गुरु श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी के द्वारा। तो उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को ऑफलाइन भी शुरुआत कर दिया। ऑफलाइन शुरुआत कैसे करी? कर्जा मुक्ति अभियान के तहत निशुल्क कर्जा मुक्ति केंद्र खोला जाता है। ये अभियान एक तो पूरी तरह से निशुल्क है, और दूसरी चीज इसमें निशुल्क कर्जा मुक्ति केंद्र खोला जा रहा है। जो लोग वॉलंटियर के रूप में हमारे साथ जुड़ते हैं, जो लोग वॉलंटियर के रूप में काम करना चाहते हैं, वो लोग निशुल्क रूप से जुड़ते हैं और अपने घर पर, ऑफिस, दफ्तर, जहां पर भी एक बैनर आता है उस बैनर को लगा लेते हैं, ताकि लोग उनसे संपर्क करते हैं। जो व्यक्ति अनपढ़ होता है वो अपना फॉर्म ऑफलाइन के माध्यम से भरता है और उसको फिर ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड किया जाता है जी। और ये डाटा लगातार केंद्र सरकार को भेजा भी जाता है। ओके, आपने बताया ये सारे डेटा जो है केंद्र सरकार को भेजा जाता है। क्या सरकार की तरफ से अब तक आपको कोई रिस्पांस मिला है? सरकार की तरफ से देखिए, टोटली कर्जा माफी के लिए तो अभी तक सरकार ने हमको समय भी नहीं दिया है, ना ही इस पर कोई एक्शन ले रही है। ये है कि सरकार ने 3-4 डिपार्टमेंट को जरूर फॉर्म वगैरह को भेज दिया है कि इस पर देखिए क्या एक्शन लिया जा सकता है। तो प्रक्रिया चल रही है, लेकिन हमारा टारगेट है कि भारत देश की कम से कम आबादी का 1% हिस्सा इसमें इन्वॉल्व हो, क्योंकि भारत देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो लोग कर्जे के दलदल में आज फंस चुके हैं। और ये दलदल इसलिए मैं बोलता हूँ, दलदल इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार जो दलदल होता है उसमें आदमी फंसता चला जाता है, चाहे कितना भी हाथ पैर मारते रहे, लेकिन उस दलदल में फंसना है मतलब फंसना है। आज बहुत सारे लोग कर्जे के ऊपर कर्जा ले रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने बैंकिंग सेक्टर से कर्जा लिया, आज उस कर्जे को चुकाने के लिए एनबीएफसी से कर्जा ले रहे हैं। एनबीएफसी से कर्जा ले लिया, उसको चुकाने के लिए लोन एप्लीकेशन से कर्जा ले रहे हैं। लोन एप्लीकेशन से कर्जा ले लिया, उसको चुकाने के लिए साहूकार, रिश्तेदार, पड़ोसियों से, हर जगह से कर्जा ले रहे हैं। और एट लास्ट मोमेंट इनका यही बनता है कि कर्जा कहीं का वो चुका नहीं पा रहे। तो ये एक प्रकार से दलदल है। इस दलदल से निकालने के लिए अभियान को इसीलिए चलाया जा रहा है, और ये अभियान पूरे भारत देश में चल रहा है। पूरे भारत देश में आप इस अभियान को चला रहे हैं, लेकिन अगर हम कैटेगरी की बात करें, क्योंकि तो आप किन लोगों को ऐसी कैटेगरी में लेकर आते हैं, लाना चाहते हैं जिनका कर्ज जो है वो मुक्त हो जाए? देखिए, इसमें तो लगातार हर वर्ग के लोग हमसे जुड़ते हैं, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे लोअर मिडिल क्लास हो, चाहे लोअर क्लास हो, चाहे अपर क्लास ही क्यों ना हो। ऐसे भी लोग हैं जो लोग करोड़ों रुपए के कर्जे के दलदल में फंसे हुए हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो लोग लाखों के में फंसे हुए हैं। ऐसे भी लोग हैं जो लोग 20,000 30,000 ऐसे भी दलदल में इस प्रकार से फंसे हुए हैं। बहुत सारे लोन एप्लीकेशंस आजकल देखा होगा आपने, मोबाइल पर आ तो जाते हैं। वो लोग ईजी वे में मनी ट्रांसफर जरूर कर देते हैं, लेकिन जब रिकवरी की बात आती है तो वो लोग औने पौने दाम पे इंटरेस्ट रेट लेते हैं, जो कि आरबीआई की गाइडलाइन के भी खिलाफ है। इसलिए बहुत सारी लोन एप्लीकेशंस को जब हमने लेटर भेजना शुरू किया, जब डाटा भेजना शुरू किया, इतने सारे लोन एप्लीकेशन फर्जी के रूप में काम कर रहे हैं, तो आरबीआई ने कुछ एप्लीकेशंस पर बैन भी लगाया, और वो प्ले स्टोर से बैन कर दिए गए, वो हटा दिए गए वो सब एप्लीकेशंस। ओके, तो इस तरह के अभियान आप कहीं और भी आपके इस तरह के अभियान आप चलाते हैं सर? देखिए, मैं राजनीति का विद्यार्थी हूँ, और सीधी और साफ बात बोलता हूँ, मैं कोई समाज सेवा नहीं कर रहा हूँ, मैं राजनीति कर रहा हूँ। और ये जो कर्ज मुक्त भारत अभियान है, ये भी एक प्रकार से राजनीति का मुद्दा है, क्योंकि शुरुआत इसकी राजनीति से हुई थी, तो इसका अंत भी राजनीति से निकलेगा, समाधान भी राजनीति से ही निकल सकता है। और कोई सामाजिक संगठन आकर यहाँ काम करे या समाज सेवा करने वाले लोग काम करे, तो ये समस्या समाधान नहीं निकल सकता, क्योंकि एक समाज की समस्या नहीं है, एक जिले की, एक राज्य की समस्या नहीं है, ये समस्या पूरे भारत देश की समस्या है। तो जब पूरे भारत देश की समस्या है, तो ये राजनीतिक समस्या है, और इस राजनीतिक समस्या का समाधान भी राजनीति से निकलेगा। और इसलिए मैं खुद भी राजनीति कर रहा हूँ, हमारे साथ जुड़े हुए सारे लोग जो हैं वो सभी लोग राजनीति कर रहे हैं, और ये एक अभियान है। दूसरा एक अभियान, एक भारतीयता का अभियान भी हमने चलाया है। वो भारतीयता का अभियान ये है कि भारत देश में जितने भी धर्म जाति के जो लोग हैं, चाहे वो अपर क्लास हो, चाहे लोअर क्लास हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, चाहे नास्तिक ही क्यों ना हो, पहले और अंत में केवल और केवल भारतीय है, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था। तो उस भारतीयता को लेकर हम एक कैंपेन भी चला रहे हैं।
उसको लेकर आज पूरे भारत देश में लगभग 10 लाख से ज्यादा लोगों ने इस कैंपेन को भी सराहना किया। जैसे आपने शुरुआत में मेरा नाम बताया रजत सिंह भारतीय, तो आपने देखा होगा मेरे टाइटल में भारतीय लगा हुआ है। ये भारतीय उस कैंपेन की निशानी है। और आज मेरे साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग इन्फ्लुएंस होकर अपने नाम के साथ भारतीय लगाते हैं, और जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि भारत देश के सारे धर्म जाति के लोगों को एक करके रखना, जोड़ने का। कोई एक शब्द जो पूरे देश के धर्म जाति के लोगों को जोड़ सकता है वो भारतीय हो सकता है, और इसलिए हम सभी लोग अपने नाम के साथ भारतीय लगाते हैं। जी, कर्ज मुक्ति अभियान को लेकर आप ये अभियान चला रहे हैं कर्ज से मुक्त होने के लिए, तो अगर मान लीजिए सरकार आपकी इन बातों को रखती है और समझती है, तो किस तरह से आप इन्हें चाहते हैं? क्या क्या वहाँ पे जो नियम होने चाहिए वो आप लाना चाहते हैं? जी, देखिए पहली बात तो ये कि सरकार ये चीज़ समझे कि 2017 के पहले जिन लोगों ने भी लोन लिया और उनकी स्थिति अगर डाउन हो गई है जीएसटी आने के बाद, चाहे नोटबंदी आने के बाद, चाहे लॉकडाउन लगा देने के बाद, जिनकी भी स्थिति डाउन हुई है, जो लोग उसके बाद कर्जा नहीं अपना पटा पा रहे, क्योंकि 2017 के पहले 16 के पहले लगभग सबकी आर्थिक स्थिति अच्छी चल रही थी लगभग, है ना। तो उसके बाद से जिनकी आर्थिक स्थिति डाउन हुई है उन सभी के कर्जे को माफ करे, बिना ये देखे कि वो किस धर्म का है, किस जाति का है, बिना ये देखे कि वो अपर क्लास का है कि लोअर क्लास का है, बिना ये देखे कि वो किसान है कि मजदूर है कि जवान है कि व्यापारी है कि क्या है, बिना ये देखे। तो सारे लोगों का जो कर्जा है वो केंद्र सरकार एक बार सभी के कर्जे को माफ करे, क्योंकि यही एक सिचुएशन हो सकती है और कोई रास्ता नहीं निकल सकता कभी। अब आज लोग ऐसे हो चुके हैं कि व्यक्ति जब 10,000 रुपए कमा रहे तो 50,000 रुपए तो जीवन भर में अब पटा नहीं पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। अब जब वो पटाएगा नहीं 50,000 रुपए, तो जो कंपनियां हैं, जो बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी संस्थाएं हैं, जो एनबीएफसी है, जो लोन एप्लीकेशंस हैं, वो इंटरेस्ट वसूलते जाएंगे, जो पेनल्टी वसूलते जाएंगे। तो ये जो इनका 50,000 रुपए आज जो देना है वो कल 1 लाख होगा, परसों 1.5 लाख होगा, फिर और आगे जाएंगे 2 लाख होगा। लेकिन इनका जो इनकम है वो 15,000, 10,000, 15,000, 10,000, 15,000, 20,000, मैक्सिमम जाएगा 50,000 जाएगा। लेकिन जब तक 50,000 जाएगा, जब तक उनका जो कर्जा है वो 1.5 लाख 2 लाख तक पहुंच चुका हुआ रहेगा। तो ये गैप को फुलफिल अब नहीं किया जा सकता। तो केंद्र सरकार का कम से कम ये तो दायित्व है कि लोगों को कर्जे से बचाए, लोगों को मरने से बचाए, कम से कम ये तो दायित्व है ना। तो जब केंद्र सरकार ये देख रही है, लगातार हम रिपोर्ट भी भेज रहे हैं केंद्र सरकार को कि अभियान चलाने के बावजूद भी ऐसे ऐसे लोग कर्जे के दलदल में आकर सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, तो इन सबको बचाया जाए। केंद्र सरकार का कम से कम ये दायित्व है और केंद्र सरकार इस दायित्व को अपने समझे। जी, तो ये जो इंटरेस्ट लिया जा रहा है सरकार के तरफ से, वो आप चाहते हैं कि वो ना ले, तो जिससे वो कर्ज से मुक्ति हो सके और उन्होंने जो कर्ज लिया है वो चुका सके एक सही सीमा पर। देखिए, इस पर भी मैं बात रखना चाहूंगा। एक तो ये है कि सरकार सभी के कर्जे को माफ करे। यदि किसी के कर्जे को माफ नहीं कर सकती तो 2 साल का समय दे, और ये 2 साल का समय इंटरेस्ट फ्री और पेनल्टी फ्री हो। इसमें एक भी रुपए किसी के जेब से ना जाए, और ये इंटरेस्ट फ्री पेनल्टी फ्री हो। 2 साल बाद जो भी इनका जो जितना लोन अमाउंट ड्यू है ये ड्यू अमाउंट करे। एक तो ये चीज। दूसरी चीज ये है कि आज बहुत सारी जो संस्थाएं हैं वो संस्थाएं औने पौने दाम से इंटरेस्ट रेट वसूल रही हैं, चाहे वो एनबीएफसी को ले लो, चाहे बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी संस्थाएं हैं। आरबीआई की गाइडलाइन जो भी संस्था फॉलो नहीं कर रही है उन सारी संस्थाओं को बैन लगा दिया जाए, उन सबको बैन कर दिया जाए। तीसरी चीज ये भी है कि जिनका एक्स्ट्रा पैसा वसूला गया है उनके पैसे को भी वापस दिलाया जाए। और जो हमने देखा है कि बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी जितनी भी संस्थाएं हैं, जो भी वित्तीय सेक्टर से जुड़ी हैं, वो लगातार इस तरह से काम कर रही हैं कि व्यक्ति का जब लोन लेने जाता है व्यक्ति, तो उसके घर की इवैल्यूएशन होती है 1 करोड़ रुपए, तो उसके एवज में लोन जो दिया जाता है वो 70 लाख रुपए 80 लाख रुपए दिया जाता है। अब जब व्यक्ति नहीं पटा पाता है तो उस 1 करोड़ के घर को 30 लाख में बैंक बेच देती है, एनबीएफसी 30 लाख में बेच देते हैं। जो भी प्राइवेट फाइनेंसर हैं ऐसे औने पौने दाम पर बेच देते हैं और बेचने के बाद भी टॉर्चर कर रहे हैं। तो एक तो आपने उसका घर भी ले लिया, एक तो अभी तक उसने जो कमाई करी थी उस कमाई को भी आप लेते गए महीना, और उसके बाद आप घर भी लेने के बाद फिर से आप वसूली करने आ गए। तो ये तो बैन होना चाहिए ना, ये तो बंद होना चाहिए जी। तो यही हमारी मांग है जी। तो यही आपका एक उद्देश्य है कि हर एक तरफ से मतलब पूरे फ्रीली उनको छोड़ दिया जाए कर्ज मुक्ति अभियान से। आपका इस अभियान से यही मकसद है जी। मैं यहाँ पे एक छोटा सा सवाल करना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि जितने भी कर्ज है वो कर्ज मुक्त हो जाए, लेकिन क्या इससे देश की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ेगा?
देश की आर्थिक स्थिति पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार के पास बहुत सारे रास्ते होते हैं जी। अब सरकार चाहती है तो जीएसटी के दायरे में बहुत सारी चीजों को लेकर आ जाती है, और सरकार नहीं चाहती तो जीएसटी से बाहर भी कर देती है। जैसे आपने देखा होगा पेट्रोल के दाम, पेट्रोल और डीजल के दाम यदि सरकार जीएसटी में लेकर आ जाए तो उसके दाम 60 से आधे हो जाएंगे, लेकिन सरकार नहीं लेकर आ रही है। तो ये टैक्स कलेक्शन सरकार अपने हिसाब से जब कर रही है, और जब लाखों करोड़ों का कर्जा बड़े बड़े व्यापारियों का जब माफ किया गया, उससे देश को इम्पैक्ट नहीं पड़ा, तो उतना ही तो लगभग आम जनता का भी कर्जा है, तो उससे भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों के माफ करके इम्पैक्ट लेस हो जाती है, वैसे ही आम जनता के कर्जे को माफ करके सब इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा पूरे भारत देश में। ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो लोग कर्जे में हैं आज एक बात समझिए कि व्यापारी वर्ग इतना आज कर्जे में है कि वो मेंटल डिप्रेशन का शिकार है। किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए व्यापारी वर्ग का होना बहुत जरूरी है, और केवल एक व्यापारी का होना नहीं, दो व्यापारी का होना नहीं, पूरे भारत देश के जो जितने भी व्यापारी हैं उन सभी का होना उतना ही इक्वल इंपॉर्टेंट है जितना कि बड़े बड़े जो उद्योगपति उनका होना इंपॉर्टेंट है। तो यदि ये लोग मेंटल डिप्रेशन के शिकार बनाए जाएंगे तो इनकी आर्थिक स्थिति तो और डाउन चली जाएगी। डिप्रेशन के शिकार में व्यक्ति अपना काम धंधा भी नहीं कर पाता है। तो जब इनको मेंटली फ्री करेंगे तब ये लोग खुद ग्रो करेंगे, और जब ये लोग खुद ग्रो करेंगे तो टैक्स पे करेंगे, और जब टैक्स पे करेंगे लगा सरकार के पास पैसा आएगा। और भी बहुत सारे तरीके हैं। सरकार यदि चाह ले, सरकार जब भी चाह ले केंद्र सरकार की कर्जे को सभी को माफ करना है, तो सरकार के पास बहुत सारे रास्ते हैं। उन सारे रास्तों को इस्तेमाल करके सभी के कर्जे को माफ किया जा सकता है। और हम तो ये तक कहते हैं कि या तो ये वर्तमान सरकार कर्जे को माफ करेगी, या फिर ऐसी सरकार बनाई जाएगी जो कर्जा माफी के लिए काम करेगी, एक एक भारतीय नागरिक का एक एक रुपए का कर्जा माफ करेगी। अब ये सरकार तय करे कि वो खुद सभी का कर्जा माफ कर सकती है। यदि सत्ता में बने रहना है तो क्या वो सभी को कर्जा को माफ कर सकती है, या फिर सत्ता छोड़कर दूसरे लोग को आने देना चाहती है कि वो लोग आए और सभी के कर्जे को माफ करें। अब ये सरकार के ऊपर है कि सरकार तय करे। जी, आपने बताया कि आप जो सारे डेटा है वो आप केंद्र सरकार को भेजते हैं। कितने डेटा आपके पास अभी आ चुके हैं? लगभग 1,70,000 के आसपास डेटा आ चुके हैं। किन किन सेक्टरों से ये कर्ज जो है वो लिया गया है, उन डेटा में मेंशन हुआ होगा, तो किन किन सेक्टर से हुआ है? जैसे कि बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी संस्थाओं से लिया गया है, एनबीएफसी से लिया गया है, लोन एप्लीकेशंस काम करे भारत देश में उससे लिया गया है, साहूकारों से लिया गया है, कोई रिश्तेदारों से लिया गया है। ऐसे जहां से भी व्यक्ति को लोन मिल सके वहां से उस व्यक्ति ने कर्जा अपना ले लिया है। आज कंडीशन ये हो गई। जी, वो जो लोग हैं जिन्होंने कर्ज लिया है वो किस तरह के लोग हैं, किस तरह के, क्या वो कारोबारी है या फिर कोई आम जनता है, या फिर जो नीचे तबके के लोग हैं वो लोग हैं? जी देखिए, अभी तक जितना डाटा हमारे पास आया है उसमें लगभग हर वर्ग के लोग हैं। चाहे वो किसान को ले लो, चाहे वो व्यापारी को ले लो, चाहे अमीर को ले लो, चाहे गरीब को ले लो, चाहे मिडिल क्लास को ले लो, इवन सरकारी नौकरी वाले भी आज कर्जे के दलदल में फंसे हुए हैं। चाहे राज्य सरकार वाले हों, चाहे केंद्र सरकार वाले हों, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है। इवन बहुत सारे लोग मतलब ये भी हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह से भी कर्जा लेकर रखे हुए हैं, उनका भी कर्जा माफ कराना है। तो सभी लोग इसमें जूझ रहे हैं ना, क्योंकि लॉकडाउन का जो इम्पैक्ट है वो किसी एक व्यक्ति के ऊपर नहीं पड़ा, या फिर किसी एक सेक्टर के ऊपर नहीं पड़ा, किसी एक जिले पर नहीं पड़ा। ये पूरे भारत देश के हजारों करोड़ों, जितने 135 करोड़ की जो जनसंख्या है, उस 135 करोड़ की जनसंख्या के ऊपर पड़ा। तो इसका अपन बाइफर्केशन करना भी एक प्रकार से बहुत कठिन होगा कि किसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा, किसके ऊपर नहीं पड़ा, क्योंकि इम्पैक्ट लगभग हर व्यक्ति के ऊपर पड़ा है। किसान से लेके बड़े बड़े व्यापारी तक आज कर्जे में जूझ रहे हैं। कर्ज मुक्ति अभियान ये बहुत ही अच्छी पहल है आपकी और आपकी टीम की। हम जानना चाहेंगे कि क्या इस तरह के जो आप अभियान चला रहे हैं उनमें कितना महीना हो गया है आपको, या फिर हम कहें कितने दिनों से आप ये चला रहे हैं अभियान? इस अभियान को चलाते हुए लगभग 5 महीने के आसपास हो चुका है, और पूरे भारत देश के लोग इसमें इस अभियान को सराहना भी कर रहे हैं, जुड़ भी रहे हैं। लगातार वॉलंटियर के रूप में खुद से लोग आकर इसमें काम भी कर रहे हैं। जी, तो क्या आपने जो डेटा बताया है अभी, तो क्या उनमें किसी एक दो या कुछ लोगों का कर्ज ऐसा मुक्त हो जाएगा? इस तरह के आपको सरकार की तरफ से कुछ आए हैं नोटिस या फिर सूचना? देखिए, ये जो कर्जा माफी है ये एक राजनीतिक मुद्दा है। तो यदि सरकार ये चाहेगी कि किसी एक व्यक्ति का माफ करे तो ऐसा नहीं हो सकता। सभी का कर्जा सरकार को माफ करना पड़ेगा। और हम, चूंकि मैं राजनीति का विद्यार्थी हूँ, और हम ये जानते हैं कि जब भी माफ किया जाएगा सभी का एक साथ माफ किया जाएगा।
तो सभी को मिलकर इसमें प्रयास करना पड़ेगा। एक एक भारतीय नागरिक को हर एक दूसरे भारतीय नागरिक के लिए मिलकर प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि जब ही माफ होगा, केंद्र सरकार सभी का माफ करेगी, एक एक भारतीय नागरिक का कर्जा माफ कराया जाएगा। जी बिल्कुल। अगर आप ये शो देख रहे हैं तो अगर आपको भी इस कर्ज मुक्ति अभियान से जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं। हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरह से आपके इस अभियान से जुड़ सकते हैं। देखिए, दो तरीके हैं इस अभियान से जुड़ने के लिए। तो पहले तो फेसबुक के माध्यम से भी जुड़ा जा सकता है। फेसबुक और सोशल मीडिया पर हम जनरली एक्टिव हैं। कर्ज मुक्त भारत अभियान करके आप सर्च करेंगे तो उसके बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। या फिर मेरा पेज अगर सर्च करेंगे, रजत सिंह भारती फेसबुक पेज है, उस पर भी आपको जानकारी मिल जाएगी। या फिर मेरे गुरु हैं श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी, जिनके 1.1 मिलियन फॉलोअर हैं पूरे भारत देश में, उनके भी पेज पर जाएंगे तो सबसे पहली जो पोस्ट मिलेगी वो आपको फॉर्म का लिंक मिलेगा, तो उससे भी सर्च कर सकते हैं, उस पर भी जा सकते हैं। और ऑफलाइन के माध्यम से यदि करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो कर्जा मुक्ति केंद्र है हमारा। आज पूरे भारत देश में 5000 से ज्यादा कर्जा मुक्ति केंद्र खुला जा चुका है और वो लोग लगातार वॉलंटियर के रूप में काम कर रहे हैं। तो जो लोग भी कर्जा मुक्ति का फॉर्म भरना चाहते हैं, जिनको यदि फॉर्म भरना नहीं आता, जो लोग अनपढ़ हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो लोग भी यदि फॉर्म भरना चाहते हैं तो निःशुल्क कर्जा मुक्ति केंद्र के पास जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से जो भी साथी मुझे व्हाट्सएप करता है तो उसको फॉर्म का लिंक भी जनरेट हो जाता है, फॉर्म का लिंक मिल जाता है, वो व्हाट्सएप के ही माध्यम से फॉर्म अपना भर सकता है। जी, आज आप न्यूज़ प्लस 21 पर आए हैं और क्या कहना चाहेंगे आप हम न्यूज़ प्लस 21 के दर्शकों को? सबसे पहला तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 21 का कि आपने इतना अच्छा मौका दिया कि आपके साथ मिलकर मैं आपके दर्शकों को अपनी बात बता सकता हूँ। क्योंकि जनरली हम अपने पेज से तो प्रचार कर ही रहे हैं, लेकिन एक मीडिया का भी साथ देना मीडिया का ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक किसी भी सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए। तो एक प्रकार से आज हम देख पाते हैं बहुत सारे मीडिया चैनल्स को, उन चैनल्स में अलग अलग प्रकार की चीजें दिखाई जा रही है, लेकिन सबसे जो देश का जो अहम मुद्दा है, ये कर्जा जो है सबसे देश का अहम मुद्दा है। आज भारत देश का हर एक नागरिक कर्जे में डूबा हुआ है। तो आपने इस चैनल के माध्यम से जो अपने दर्शकों को जानकारी दी, जो जागरूकता फैलाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत आभार। और दर्शकों से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि न्यूज़ 21 को हमेशा देखा करें और खासकर ये जो प्रोग्राम जो आप चला रहे हैं इनको भी कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ, समझ पाएँ, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर पाएँ। आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा। जी, आप इस अभियान से जुड़े हुए हैं, किस तरह से एनालिसिस कर पा रहे हैं? लोगों की समस्याएं क्या क्या आपको देखने को मिल रही है? क्या समस्या जो है वो सबसे पहले आप नज़र में आ रही है? देखिए, सबसे पहले तो यही समझ में आ रहा है कि जो जितनी भी संस्थाएं हैं, ये संस्थाएं किसी भी आरबीआई के नियम को फॉलो नहीं कर रही, क्योंकि लगातार लोग इतने टॉर्चर किए जा रहे हैं कि लोग फोन करते हैं मुझे और वो ये कहते हैं कि सर जो रिकवरी एजेंट है वो घर पर आ गया है, वो गाली गलौज कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है। सुबह सुबह यकीन नहीं करेंगे, सुबह 6 बजे उठने से पहले ही मुझे फोन आ जाता है कि आज यहाँ ये हो गया, आज वहाँ वो हो गया। परसों की ही बात है, 7 बजे एक व्यापारी का फोन आया कि सुबह सुबह रिकवरी एजेंट वाले घर पर आ गए। वो रिकवरी आरबीएल की तरफ से आए। मैंने जब बात करी कि आरबीएल की क्या ऐसी गाइडलाइन दी गई है आपको कि सुबह 7 बजे आप आने के लिए, तो उन्होंने ये तक कह दिया कि हाँ हमारे पास गाइडलाइन है। यानी कि ये मान के चलिए कि जितने भी रिकवरी एजेंट हैं, ये रिकवरी एजेंट किसी भी गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे। एक तो ये समस्या है। दूसरी समस्या ये है कि जब रिकवरी एजेंट किसी को टॉर्चर कर दे रहा है तो आरबीआई की गाइडलाइन की आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, शिकायत दर्ज करने के लिए व्यक्ति कहाँ जाएगा? पुलिस स्टेशन जाएगा। पुलिस स्टेशन जब व्यक्ति जाता है तो पुलिस स्टेशन में भी उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है कि कर्जा तो तुमने लिया है, कर्जा तो पटाना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो उनकी समस्या का कोई समाधान ही नहीं निकल पा रहा है। आरबीआई गाइडलाइन अलग दे चुकी है, लेकिन इस गाइडलाइन को फॉलो करवाएगा कौन? कोई संस्था ऐसा काम तो नहीं कर रही इस गाइडलाइन को फॉलो कराने के लिए। कोई संस्था इसको क्रॉस चेक मैकेनिज्म कुछ तैयार नहीं करी है कि ये इसको कौन फॉलो कर रहा है, कौन नहीं फॉलो कर रहा है। आरबीआई ने साफ कहा है कि कोई मेंटल टॉर्चर नहीं कर सकता, जबरदस्ती का फोन कॉल नहीं कर सकता। 3 बार से ज्यादा यदि फोन कॉल करेंगे तो टॉर्चर में आएगा। अब यदि किसी ने कर्जा वाले व्यक्ति ने लोन लिया तो उसके लोन की जानकारी किसी दूसरे व्यक्ति को ना दिया जाए। लेकिन आज हम देख पाते हैं कि जितने रिकवरी एजेंट हैं वो इतने
बेशरम हो चुके हैं कि वो लगातार इतने टॉर्चर कर रहे हैं लोगों को कि उनके घर पर जाकर उनके बाजू वाले को बुलाकर बता रहे हैं कि कर्जा लिए हैं, पटाना नहीं आता, इस अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो इस पर भी लेकर संज्ञान लेना पड़ेगा। केंद्र सरकार को ले, चाहे राज्य सरकार ले, चाहे होम मिनिस्ट्री ले, चाहे स्टेट की होम मिनिस्ट्री ले, चाहे सेंटर की होम मिनिस्ट्री ले, ये सब करना तो पड़ेगा। गाइडलाइन सिर्फ जारी कर देने से काम नहीं बनेगा, आपको प्रॉपर फॉलो कराना पड़ेगा। इम्प्लीमेंटेशन का जो पार्ट है उसको यदि केंद्र सरकार छोड़ देगी कि गाइडलाइन तो बन गया है, अब इम्प्लीमेंट करना हो चाहे नहीं करना हो, ऐसा केंद्र सरकार हाथ खड़े नहीं कर सकती। आज बहुत सारे लोग इसी तरह से परेशान किए जा रहे हैं। अब बहुत सारे लोग का ऐसा भी है कि लोन लिया 10 लाख का, अब पटा दिए हैं 9 लाख रुपए, लेकिन आज फिर 15 लाख रुपए उसको कर्जा पटाना है। तो ये कैसे हुआ? जब देखा जाएगा तो जितनी जो वित्तीय संस्थाएं हैं जब लोन प्रोवाइड करती हैं तो एग्रीमेंट साइन कराती हैं। जब एग्रीमेंट साइन कराते हैं तो कहीं पर भी आप कुछ भी एग्रीमेंट अगर करेंगे तो एग्रीमेंट की कॉपी व्यक्ति के पास मिलती है। तो वो एग्रीमेंट की कॉपी, किसी व्यक्ति के पास एग्रीमेंट की कोई कॉपी नहीं है। और जब व्यक्ति एग्रीमेंट की कॉपी लेने जाएगा तो उसको बोला जाएगा कि एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, अप्रूवल लाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, एन केन प्रकार अलग अलग तरह की बातें करेंगे। तो ये एग्रीमेंट, ये भी एक प्रकार से फेल्योर है। कहीं ना कहीं बहुत सारे लूप होल्स हैं जिस पर सरकार को काम करना पड़ेगा, जो भी संस्थाएं काम करती हैं उनको काम करना पड़ेगा। इवन मैं तो ये भी कहता हूं कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी इस पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि मानव अधिकार का भी उल्लंघन किया जा रहा है। किसी व्यक्ति को, यदि आप झारखंड का यदि केस आप देखें, महिंद्रा का ट्रैक्टर एक किसान ने खरीदा, तो उस किसान का जो ट्रैक्टर खरीदा तो रिकवरी एजेंट आया बिना नोटिस के उसकी ट्रैक्टर की रिकवरी करने के लिए। उसने चाबी लिया और ट्रैक्टर लेकर जाने लगा। तो जो किसान की जो बेटी थी वो प्रेग्नेंट थी, उस बेटी ने विरोध किया, तो उस रिकवरी एजेंट ने उस प्रेग्नेंट महिला के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिससे उस प्रेग्नेंट महिला की भी मौत हो गई और उस जो पेट में था बच्चा उसकी भी मौत हो गई। तो ये कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स का भी तो फेलियर है। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को इस पर आगे आना पड़ेगा, या फिर स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को आगे आना पड़ेगा, या फिर जितनी भी जो संस्थाएं काम करती हैं इनको काम तो करना पड़ेगा। या तो खुद से काम करना चालू करें, या फिर हमारे जैसे लोग, जो आम जनता जैसे लोग हैं, वो लोग सभी लोग मिलकर काम करेंगे इस पर, और सभी को लेटर देकर काम कराया जाएगा। केंद्र सरकार या तो अगर आंख मूंदी हुई है तो आंख खोल ले और इस बात को समझ ले, या फिर अगर आंख मूंदे रहना चाहती है तो आंख खोलकर दिखाना भी हम जानते हैं, तो वो वैसा भी काम कर सकते हैं, वैसा भी किया जाएगा। केंद्र सरकार को डाटा हम भेज रहे हैं लगातार जी। तो ये थे हमारे साथ रजत सिंह भारती, जो कि छत्तीसगढ़ अभियान प्रभारी है और कर्ज मुक्त अभियान लेकर ये चल रहे हैं। हमने बताया आपको कि आप किस तरह से इनके अभियान से जुड़ सकते हैं। आप इनके फेसबुक माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, अलग अलग सोशल मीडिया पर है ये, उन्हें भी आप फॉलो करके इस अभियान से जुड़ सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे दोबारा। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।